हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एफकेसी सीनियर, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम पिछले 3 साल के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं और उससे जो टॉपिक से सवाल बने हैं इस चैप्टर से, उस पर बहुत तरीके से एनालिसिस करके इस चैप्टर को क्रिएट किया गया है। उन टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट तौर पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ एंड फार्मिंग इन पालमपुर। ये 3 जो पॉइंट्स है ये हमें इम्पॉर्टेंट तौर पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तौर पे यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विलेज पालमपुर क्या है। तो विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ना है। पालमपुर एक छोटा सा गांव है, ठीक है, जिसमें लगभग 450 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं और ये 3 किलोमीटर दूर है रायगंज से, जो कि एक गांव है उत्तर प्रदेश में। ये गांव पड़ता है बेसिकली रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और रायगंज एक बड़ा सा गांव है। कई बार होता है ना, बहुत सारे गांव होते हैं और उसका एक बड़ा सा बेसिकली गांव होता है जहाँ पे बहुत सारा मार्केट होता है, सारी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पे नियरेस्ट टाउन कौन सा है? शाहपुर। शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। किस विलेज का? पालमपुर का। यहाँ पे कौन सा मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ किया जाता है उत्पादन करने के लिए काम? फार्मिंग यहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है विलेज ऑफ पालमपुर का। ज़्यादातर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है अपने जीवन को बिताने के लिए फार्मिंग पे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है यहाँ पे, जैसे कि डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सिलाई बुनाई का काम हो गया, पॉटर्स का मिट्टी का बर्तन बनाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम लिमिटेड स्केल पे। यानी कि ये सब चीज़ें होती तो हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्केल पे होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंगेज नहीं हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिसके लिए रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सामान का उत्पादन करने के लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? उत्पादन करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा लेबर कैपिटल चाहिए होता है। प्रोडक्शन बिना लेबर और कैपिटल का तो हो ही नहीं सकता। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है उत्पादन करने का। अगर आपके पास ज़मीन है तभी तो आप खेती कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर खेती करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए, लेबर भी चाहिए। और लेबर है तो फिर उसके लिए बीज चाहिए, सामान को उत्पादन करने के लिए खर्च होगा, रॉ मटेरियल चाहिए, तो पूंजी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो उत्पादन बिना लैंड का या फिर लेबर का या फिर कैपिटल का हो ही नहीं सकता है। आपको एक दुकान खोलना है तो पहले लैंड चाहिए होगा, फिर उसमें बैठने वाला एक कर्मचारी चाहिए होगा, और फिर उसके में सामान यानी कि पूंजी चाहिए होगा, जिस चीज़ को आपको बेचना है यानी कि कैपिटल चाहिए होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने का किसी भी गुड्स एंड किसी भी सर्विस को, जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, या ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। लैंड्स में जितने फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के वो आ सकता है, जैसे कि सॉइल लैंड में ही आएगा, वाटर लैंड में आएगा, फॉरेस्ट लैंड में आएगा, और मिनरल्स भी लैंड्स में आएंगे। तो जितना भी वैसा कोई भी चीज़ जिसको हमको नेचर ने फ्री में दिया है तो वो सभी चीज़ें किस में आएगा? लैंड में आएगा। फिजिकल कैपिटल क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने का। अब बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना आदमी के क्या कोई भी चीज़ का उत्पन्न हो सकता है? अगर मशीन ले भी आए, कैपिटल ले भी आए, तो उस मशीन को चलाने के लिए आदमी तो चाहिए ही चाहिए, फिजिकल कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ मशीन्स चाहिए होंगे, कुछ बिल्डिंग्स चाहिए होंगे, कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, किसान को सीड्स चाहिए होंगे, बीज चाहिए होंगे, वीवर को धागे चाहिए होंगे। तो बिना फिजिकल कैपिटल का, बिना किसी सामान का कोई भी उत्पादन तो हो नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को एक कपड़ा सीना है तो कपड़े को सीने के लिए उसको तो सुई चाहिए होगा, उसको धागा चाहिए होगा, तो उसको फिजिकल कैपिटल तो चाहिए। इसी को बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, जिससे वो कोई भी काम को कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़ क्या है? ऐसा लैंड एरिया जो कल्टीवेशन में था वर्चुअली फिक्स्ड, हाउएवर, और कुछ ऐसे वेस्ट लैंड थे भारत में जिसको कन्वर्ट किया गया 1960 के बाद कल्टीवेबल लैंड में, मतलब उत्पादन करने के लायक इसको बनाया गया। कब?
1960 में। तो ऐसा कई सारा एरियाज था जिसको माना गया था कि ये ज़मीन क्या है, उत्पादन करने के लायक नहीं है, वेस्ट लैंड घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ चेंजेस करने के बाद सरकार के 1960 के बाद वो लैंड्स पे भी उत्पादन शुरू हो गए। समय दर सर बीतते समय के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी किया गया फार्मिंग में, और यहाँ पे प्रयास किया गया कि फार्मर प्रोड्यूस कर सके क्रॉप्स को कई तौर पे। तो कुछ चेंजेस किया गया किसानों की तरफ से, जिससे किसानों के लिए जहाँ पे किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, एक ही ज़मीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, वन क्रॉपिंग सिस्टम चलता था, मतलब एक ज़मीन पे एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो इसे उत्पादन क्या है बहुत ही लिमिटेड तौर पे हो रहा था। तो इसके लिए कुछ चेंजेस किया गया। पहला मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग, मतलब कि एक ही ज़मीन पे कई प्रकार के अनाज का उत्पादन पूरे साल भर में किया जा सकता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, नए नए टेक्निक्स, नए नए मशीन के साथ उत्पादन को बढ़ाना। क्योंकि ये सब चेंजेस सब हुआ 1960 के दौरान हुआ, तो प्रोडक्टिविटी जो लैंड का था इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि बढ़ गया है, और इसी समय काल को कहा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जब नए नए तरीके अपनाए गए उत्पादन को बढ़ाने के, चाहे वो मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग हो, चाहे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हो, और ये सभी चीज़ें 1960 के दौरान हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी देखा गया। इसी समय काल को ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा गया था, हरित क्रांति भी कहा गया था। जहाँ पे पंजाब के किसान, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो ट्राई आउट कर रहे थे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को समझा जाए और उसको ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले ट्राई करने वाले जो लोग थे भारत में वो कौन थे? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग। नेक्स्ट है लेबर। लेबर किसे कहते हैं? अब तक हम समझ गए हैं लैंड। लेबर किसे कहते हैं? लैंड के बाद लेबर एक बहुत ही बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक छोटा सा किसान जिसके पास खुद ही एक प्रकार से लेबर होता है और खुद ही अपनी ज़मीन पे काम करता है, तो बिना उसके तो उस ज़मीन पे खेती हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे जहाँ पे मीडियम क्या है, लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वहीं दूसरे तो जगह पे जहाँ पे जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, बड़े किसान हैं, तो वो खुद खेती तो करते नहीं हैं, वो दूसरों को हायर करते हैं, ठीक है, उनके फील्ड्स पे काम करने के लिए। तो लेबर के बिना तो उत्पादन कर ही नहीं सकता है। या तो लेबर छोटा है तो वो अपने ही ज़मीन पे काम करेगा, अगर लेबर बड़ा है, किसान अगर बड़ा है, तो किसान दूसरे के ज़मीन पे जाके क्या करेगा? काम नहीं करेगा, वो लेबर को हायर करेगा अपने ज़मीन पे, अपने फील्ड पे काम करने के लिए। लेकिन अगर किसान छोटा है तो वो खुद ही लेबर बन जाएगा और अपने ही ज़मीन पे वो उत्पादन करेगा। कैपिटल क्या होता है? उसका तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, लैंड लेबर के बाद कैपिटल एक तीसरा बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोटेक्शन है। फार्मर्स के बाद स्मॉल हो, मीडियम हो, कई प्रकार के किसान होते हैं, छोटे होते हैं, मध्य वर्ग के होते हैं और बड़े किसान भी होते हैं। इन सभी को लेकिन रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का। छोटे किसान छोटा कर्ज लेते हैं, बड़े किसान बड़े कर्ज लेते हैं। ये आमतौर पे मनी लेंडर्स होते हैं, बड़े किसान दूसरे को कर्ज देते हैं। और ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो सप्लाई करते हैं इनपुट्स को कल्टीवेशन करने के लिए, जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, मशीन्स हो गए। तो यहाँ पे कैपिटल तो चाहिए, पूंजी तो चाहिए, खेती करने के लिए ट्रैक्टर तो चाहिए ही। अब उसके बिना कैसे ही खेती हो सकता है? पानी के लिए इसीलिए जनरेटर तो चाहिए ही, कैसे पानी का सप्लाई होगा? मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आज के टाइम में अगर हमें उत्पादन करना है तो बेसिकली कैपिटल तो चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? देखिए, फार्मर जो प्रोड्यूस करते हैं, किसान जो उत्पादन करता है अपने ज़मीन में, वो 3 कारणों की वजह से कर पाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थ्रू लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पर जब वो उत्पादन करता है, मान लीजिए 5 kg, और उसको खुद के लिए चाहिए 4 kg, खुद के खाने के लिए, तो 5 में से 4 घटाए तो कितना बचा? 1 बचा। तो 1 बच गया, उसको अपने खाने के बाद तो वो क्या करेगा? उसको बेच देगा। तो जो बच जाता है ना, उसको सरप्लस कहते हैं। तो जब किसान सेल्फ कंजम्पशन के बाद, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने के बाद, लैंड, लेबर, कैपिटल की मदद से वो सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो भी चीज़ें बचता है, तो उसको क्या करता है? उस सरप्लस को नियर बाय मार्केट में बेच देता है। और ये जो पार्ट होता है प्रोड्यूस का, ये सेल्ड होता है, बेसिकली मार्केट में सोल्ड होता है, बेचा जाता है। और सोल्ड जो चीज़ें होती हैं, सरप्लस जो सोल्ड होता है, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। तो वैसा सरप्लस जो किसान क्या करेगा? बचा हुआ सरप्लस को मार्केट में बेच देगा, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहेंगे। जो किसान के पास बचा हुआ है, बेचा नहीं है उसने, तो वो सरप्लस कहलाएगा।
सिंपल है। स्मॉल फार्मर्स के जितने छोटे किसान तो उसका सरप्लस भी क्या होगा, कम होगा। मीडियम और बड़े फार्मर के पास सरप्लस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, बड़े किसान ज़्यादा मार्केट में बेच पाएंगे और छोटे किसान को तो उत्पादन ही कम हो रहा है, लैंड कम है, खुद काम कर रहे हैं, वो कैपिटल कम है, उनका पूंजी भी कम लगा हुआ है, छोटा ज़मीन है, खुद ही काम कर रहा है। लास्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं। देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है। मान लीजिए हर 100 जो व्यक्ति है भारत के रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में, उसमें से 24 लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे कई प्रकार के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं गांव में, जैसे कि डेयरी हो गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब बेसिकली इस कैटेगरीज में आते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपने चैप्टर समझा है तो समझिए। बिघा और गैठा आर टाइप ऑफ विलेज हाउस, टाइप ऑफ हाइब्रिड हाउस और व्हाट, बताइए, जवाब दीजिए। तो डी द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया एंड विलेज। तो बीघा और कट्ठा क्या होता है, लैंड को मेज़र करने का एक तरीका है, मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया एंड, ठीक है। चलिए ये तो बहुत आसान सा है। फाइनेंस रेस टू ऑपरेट बिजनेस इज कॉल्ड। जो पैसा चाहिए हमको किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो क्या कहलाएगा, लेबर कहलाएगा, एंटरप्राइज या लैंड या कैपिटल। बिल्कुल लेबर से तो नहीं बेसिकली कोई भी बिजनेस फाइनेंस हो सकता है ना, एंटरप्राइज से तो नहीं हो सकता, लैंड से तो नहीं हो सकता, कैपिटल ही होगा। बिल्कुल सही जवाब है, कैपिटल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनिमम वेज जो है फार्म लेबरर का वो सेट किया गया है सरकार की तरफ से, कितना बताइए। 115 रुपये किया गया, 115 रुपीज़, इट इज़ 115 रुपीज़। तीसरा क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया फार्मर्स के लिए, क्या करने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, शुगर केन या कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट। चलिए बताइए, इंट्रोड्यूस किया गया फार्मर्स के लिए, क्या करने के लिए। तो इज द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। और कहाँ पे किया गया था, तो ये भी आपको बताया, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। छोटे किसान कितने प्रतिशत का जो टोटल फार्मर है भारत में वो हैं, कितने प्रतिशत है वैसे किसान, बताइए। 50, 60, 70, इट इज़ 80%। 6 नंबर, नया प्रकार के फार्मिंग नीड क्या है, लेस लैंड, मोर कैपिटल, मशीनरी या सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जवाब। सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं। पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर प्रोटेक्शन क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है, बिना इसके उत्पादन नहीं हो सकता है, बिना लेबर का तो हो ही नहीं सकता है ना। बाकी चीज़ तो बाद में चाहिए, पहले आपको लेबर चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स किसे कहते हैं, सी मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ईच ईयर, जिस ज़मीन पे हम एक से अधिक चीज़ों को उत्पादन कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल किस चीज़ को स्टैंड करता है, बताइए, पाउच करके बता सकते हैं। इट इज़ अ बी रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी का आप नोट्स बना के भी बना सकते हैं अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप। और एक सवाल आपके लिए ये होमवर्क है, इसको बताना है आपको। विच एरिया इन लैंड हैज़ लो लेवल ऑफ इमिग्रेशन, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन्स, रिवरलाइन प्लेन्स या दोनों ही। इसके साथ कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये हमने समझा था अभी। चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। तो आज एक क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।